राजगढ़ गांव के कोने में धनलाल के खेत में 3 किसान दिन भर की मजदूरी में जुटे हुए थे। पसीना बह रहा था, मगर जेबें हमेशा की तरह खाली थीं। अबे यार लोटा, हम दिन भर यहाँ गधे की तरह थकते हैं, इसके बदले में हमें मिलता क्या है, हैं? अरे मिलता है भैया, मिलता है। एक मुट्ठी खराब चावल और सूखी रोटी, वो भी ऐसे जैसे किसी खजूर के पत्ते को बेलकर बनाई गई हो। और वो ऊपर से वो अचार, हफ्तों से सूंघ रहा हूँ, उसमें से महक नहीं, सड़ी हुई गंध निकलती है। तीनों के दिलों में गुस्से का गुबार फूट गया। ये धनलाल तो पूरे राज्य में मक्खी चूस के नाम से प्रसिद्ध है। अरे मैंने सुना है कि पिछले जन्म में वो मच्छर था, खून पी जाता था। हम ही बेवकूफ हैं यार, अब और नहीं सहा जाता भाई। तो फिर ठान लो, आज हम बात करके रहेंगे। हाँ, या तो हमको दाम दो या हमसे सलाम लो, बस। तीनों किसान गुस्से में खेत छोड़कर चल दिए। गांव के तालाब के किनारे एक घने वट वृक्ष के नीचे धनलाल आराम से बैठा पंखा झल रहा था, जैसे किसान उसके गुलाम हों। सेठ जी नमस्ते, थोड़ा वक्त है? बोलो भैया बोलो, मगर ध्यान रखना, एक एक सांस भी समय की चोरी होती है, सोच समझ कर बोलना। बोलो। सेठ जी, हम दिन भर काम करते हैं, खेत जोतते हैं, गोबर उठाते हैं, पानी देते हैं, और बदले में मिलता है ऐसा खाना जिसे देखकर खुद गाय ने भी घास खाना बंद कर लिया। धनलाल मुस्कुराते हुए कुर्सी पर पीछे झुका और अपनी मूंछ को ताव देते हुए बोला, अरे भैया, तुम लोग हो सौभाग्यशाली, मेरे हाथ का खाना खाते हो। हाँ, अरे राजमहल में भी ऐसी सेवा नहीं मिलती। सेठ जी, आपके हाथ से नहीं, आपके नौकर के हाथ से, और वो भी ऐसी थाली कि रोटी ढूंढते ढूंढते आंख कमजोर हो जाए पर रोटी ना मिले। ये तो अब चाहते क्या हो? सीधी बात है, मेहनत के बदले मेहनत का दाम दो, पगार दो, पगार, पैसा। अरे पैसा पैसा पैसा, हे भगवान, तुम लोगों ने पागल कर दिया है। अरे भैया, पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। लेकिन आपकी कंजूसी का दरख्त जरूर पेड़ से बड़ा हो चुका है। मैं तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी देता हूँ ना, वही बहुत है, बस। सेठ जी, वो रोटी तो ऐसी होती है कि कुत्ते को फेंको तो वो भी थाली उलट दे। अरे बस, बहुत हो गया। चाहते क्या हो तुम लोग, ये बताओ। पगार पगार पगार। कुछ देर तक धनलाल चुप खड़ा रहा, फिर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, ठीक है, तो थोड़ा सोचने का समय दो, और एक काम करो, तब तक खेत पर वापस जाकर काम शुरू करो। जाओ 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 जाओ। पहले पगार की बात तय होगी, उसके बाद ही हल उठेगा, बस। हाँ ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब एक काम करो, तुम तीनों को अब हल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। अरे जाओ, देख क्या रहे हो, जाओ। ये सुनकर वो तीनों चौंक पड़े। सेठ जी, ये तो सरासर अन्याय है। अरे भैया, ये कोई अन्याय वन्याय नहीं है, बल्कि मेरे काम करने का तरीका है। तुम तीनों को क्या लगता है कि तुम तीनों किसानों में बगावत करोगे और मैं चुपचाप होकर देखता रहूंगा? अरे मूर्ख समझा है क्या? वैसे भी मैं तुम तीनों को निकालने की सोच ही रहा था। अच्छा हुआ तुम तीनों ने पगार की बात कर ली, मुझे तो बहाना मिल गया। अरे मूर्ख, तुम तीनों जाओगे तो मेरा खाना जो तुम तीनों पे मैं खर्च करता था वो बचेगा। तुम तीनों किसानों के हिस्से का काम मैं किसी और से करवा लूंगा, समझे? अरे जाओ जाओ जाओ। तीनों निराश किसान तालाब की तरफ मुड़ गए। शाम का समय हो चुका था। सेठ धनलाल अपने घर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि उसकी पत्नी दिए में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला रही थी। अरे भाग्यवान, ये कैसा अनर्थ करने जा रही हो तुम? तुमसे कितनी बार कहा है कि शाम के समय दिया जलाने की कोनो आवश्यकता नहीं है। क्या कहूँ मैं। ये सुनकर सेठ धनलाल की पत्नी चौंक गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे रात होने को है, अगर दिया नहीं जलाऊंगी तो पूरे घर में अंधेरा छा जाएगा।
मैं तो आपकी कंजूसी से तंग आ गई हूँ। बकवास मत करो तुम, ये सब फिजूल खर्च की नौटंकी होती है। अरे सोचो, भगवान ने जुगनू काहे के लिए बनाए हैं, बताओ भला। ये सुनकर सेठ धनलाल की पत्नी गहरी सोच में डूब गई। कुछ देर बाद वो बोली, भगवान ने तो ये दुनिया बहुत ही सुंदर बनाई है। यहाँ पर सुंदरता के लिए हर तरह के जीव और इंसान मौजूद हैं। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि जुगनू ही क्यों बनाए, बताओ। पत्नी फिर से सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद बोली, नहीं, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए, क्योंकि इस पूरे गांव में केवल आप ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। अरे भाग्यवान, जुगनू रात के समय चमकते हैं। ये रात के अंधेरे में लालटेन के प्रकाश का काम करते हैं। भगवान ने उन्हें अंधेरे में चमकने के लिए इसीलिए तो बनाया है, ताकि हम मनुष्य रात के अंधेरे में ज्यादा परेशान ना हो और अपना कार्य आसानी से कर सकें। ये सुनकर सेठ धनलाल की पत्नी बुरी तरह क्रोधित हो गई। तुमने तो हद कर दी। तो अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि दिए में मिट्टी का तेल भी न डाला जाए, चमकते हुए जुगनू के सहारे ही काम चलाया जाए। इतना बोलकर सेठ धनलाल की पत्नी गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। अगले दिन सेठ धनलाल अपनी दुकान पर पहुंचा। कुछ देर बाद एक ग्राहक दुकान में आया। सेठ जी, मुझे 50 किलो अनाज चाहिए, जल्दी से तौल दीजिए, मुझे अपने खेत पर काम करने जाना है। हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। ये बताओ, क्या तुम 50 किलो अनाज ले जाने के लिए बोरी अपने साथ लाए हो या यूं ही फुदकते फुदकते चले आए हो? ये सुनकर ग्राहक चौंक गया और क्रोधित होते हुए सेठ धनलाल की ओर देखते हुए बोला, हैं? ये कौन सी बात हुई? हर दुकानदार तो अनाज बोरी सहित ही देता है ना, और आप कह रहे हैं बोरी लेकर आओ। कहीं आप पगला तो नहीं गए हैं? क्योंकि वो मूर्ख हैं, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरे यहाँ पर केवल अनाज दिया जाता है, बोरी नहीं। तुम जानते भी हो, पिछले 30 वर्षों से मेरे पास इतनी बोरियां इकट्ठा हो चुकी हैं कि अगर मैं उन्हें बेच दूं तो उनकी कीमत मेरे गोदाम में रखे हुए अनाज से कहीं ज्यादा होगी। इसे कहते हैं बचत, समझे? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे सेठ जी। इसको बचत नहीं, इसको कहते हैं कंजूसी। अरे तुमने तो कंजूसी की हद पार कर रखी है। तुम्हें तो नरक में पकोड़े तलवाए जाएंगे, देख लेना। अरे पकोड़े क्या, मैं तो कहता हूँ तुमको नरक में भी जगह ही नहीं मिलेगी। हाँ। क्योंकि मेरे लिए तो स्वर्ग बना है, नरक का क्या काम। चल अब ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। अगर बोरी लाया है तो अनाज मिलेगा, नहीं लाया है तो लेकर आ, बस। ग्राहक गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। तभी वहां खड़ा नौकर हरिया ये सब बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वो सेठ धनलाल से बोला, सेठ जी, आपकी इसी हरकत की वजह से ग्राहक का आना बहुत कम हो गया है। आप कंजूसी थोड़ा कंजूसी से करिए ना। मेरा मतलब है कि थोड़ा कम कंजूसी करिए। अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे गोदाम में कोई भी ग्राहक वाहक नहीं आएगा। आपने ध्यान नहीं दिया कि धंधा कितना मंदा चल रहा है। ये सुनकर सेठ धनलाल गहरी सोच में डूब गया। वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये मेरे स्वभाव की वजह से नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या वजह है सेठ जी? सेठ धनलाल गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, कितने दिन हो गए हैं ना मैंने अपनी दुकान पर पूजा करवाई, ना ही घर पर। इसी वजह से मेरी पत्नी मुझ पर हमेशा गुस्सा करती है। ए हरिया, सुन, तू एक काम कर, आज ही शाम को जाकर पुजारी जी से कह देना सेठ रतन लाल ने उन्हें याद किया है। जब तक दुकान पर पूजा नहीं होगी तब तक दुकान नहीं खुलेगी, ठीक है? जा। इतना कहकर सेठ धनलाल अकड़ते हुए दुकान से बाहर चला गया। हरिया ने अपने सिर पर हाथ मारा और झुंझलाते हुए बोला, हे भगवान, न जाने इस सेठ से कब गांव को निजात मिलेगी। पूरा गांव इसकी कंजूसी से त्रस्त है। शाम के समय हरिया पुजारी जी के घर पहुंचा। पुजारी जी, आपको सेठ रतन लाल ने याद किया है। ये सुनते ही पुजारी बुरी तरह से चौंक गया। अरे भाई, जाकर उससे कह दो, पुजारी चाचा तो चुनाव के सिलसिले में गांव से बाहर गए हैं।
आपका ये बहाना काम नहीं आएगा चाचा। सेठ ने खास तौर पर आपको ही बुलवाया है। अरे तो जाकर कह दो पुजारी तो कल रात ही इस संसार को छोड़कर चला गया, मर गया पुजारी, यही कह दो जाके। आपकी बहानेबाजी से कुछ न होगा चाचा। सेठ ने याद किया है तो आपको कल तो आना ही होगा। सेठ ने कहा है आपके बिना दुकान न खुलेगी, अब पधार जाना आप अब। ये सुनकर पुजारी भारी मन से बोला, अरे न जाने कितने वर्षों से इस घर में पूजा करता आया हूँ, लेकिन आज तक एक नारियल तक ना मिली। हर बार खाली हाथ लौटा हूँ। खैर ठीक है, चल भाई कल आता हूँ मैं। अगले दिन पुजारी सेठ धनलाल के घर पहुंचा। सेठ धनलाल उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आ मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे पुजारी जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आइए। लेकिन इस बार चिंता मत कीजिए, हर बार आपको खाली हाथ भेजा है, पर इस बार नहीं भेजूंगा। ये सुनकर पुजारी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। क्या ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं पुजारी जी, जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल सच है, 100%। तो ठीक है, अब तक जितनी भी पूजाएं मैंने तुम्हारे यहाँ की है उनकी सामग्री मैं अपनी जेब से लाता रहा। अब तुम बस सामग्री का धन दे देना, बाकी ऊपर का मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो फिर चलिए पूजा आरंभ करिए, चलिए। सेठ धनलाल ने पहले घर की पूजा करवाई, फिर दुकान पर भी। पूजा समाप्त होने के बाद पुजारी सेठ के पास आया। पुजारी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अरे ये क्या है सेठ? अरे ये मूंगफली है, कई दिनों से मेरे जेब में पड़ी थी, सोचा तेरे लिए बचा लूं। ए भैया, चाहे तो खा लेना या फिर इसे आशीर्वाद समझकर रख लेना। हाँ। पुजारी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। एक काम करो, इन दो मूंगफलियों को भी ना बत्ती बनाकर अपने पास ही रखो। नहीं चाहिए मुझे, ये रखो अपने पास। इतना कहकर पुजारी गुस्से से मुंह मोड़कर चला गया। न जाने इस सेठ से गांव को कब मुक्ति मिलेगी। हाँ? अगले दिन सेठ धनलाल अपनी दुकान की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसकी नजर बाबू लोहार पर पड़ी। बाबू लोहार को देखते ही सेठ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अरे राम 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 राम, सुबह सुबह तेरा मुंह देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। अरे तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया कर। न तू कुछ खरीदता है न पैसे देता है, ऊपर से उधारी की रट लगाए रहता है, हैं? सेठ जी, आपने सालों पहले जो तिजोरी बनवाई थी उसी के पैसे मांगने आया हूँ। पता नहीं आपके घर के चक्कर लगाते लगाते मेरी कितनी चप्पलें घिस चुकी हैं। कृपया अब मुझे वो पैसे दे दीजिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। सेठ धनलाल का चेहरा और सख्त हो गया। अरे तेरे बहाने अब पुराने हो चुके हैं। मैंने कितनी बार कहा है, तूने जो तिजोरी दी थी वो जंग लगी हुई निकली थी। अब सीधा रास्ता पकड़ और मेरी नजरों से दूर हो जा। चल चल निकल, फल खरीदने जा रहा हूँ मैं और बीच रास्ते में आ गया। बाबू लोहार दांत भींचते हुए बोला। सेठ धनलाल, तेरी कंजूसी के चर्चे तो पूरे राज्य भर में फैल चुके, लेकिन याद रखना, इस धरती पर शेर के ऊपर भी एक सवा शेर जरूर होता है। एक दिन कोई न कोई जरूर आएगा जो तुझसे तेरे भीतर छिपा हुआ धन निकलवाएगा, देख लेना तू। अरे चल। ऐसा कोई सवा शेर पैदा नहीं हुआ जो मुझसे धन निकलवा सके। इतना कहकर सेठ सीताफल मंडी की ओर बढ़ गया। इधर बाबू लोहार सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा और फटी आवाज में पूरी आप बीती सुना दी। मुखिया जी, मुखिया जी, कृपया किसी भी तरह से मेरे पैसे निकलवा दीजिए। मुखिया का चेहरा पहले सहानुभूति से भरा था, फिर उसकी आंखों में व्यंग्य की रेखा खिंच गई। अरे तेरा दिमाग उमाग तो ठीक है, धनलाल से पैसे निकलवाना मतलब सांप के मुंह में हाथ डालना है। मुखिया ने ठहाका लगाते हुए कहा।
अरे उसकी कंजूसी की वजह से तो उसकी पत्नी और बच्चे तक परेशान है। तुझे क्या पता, उसकी पत्नी पिछले 5 सालों से एक ही साड़ी पहन रही है और उसके बच्चे पुराने पर्दे और चादरों से अपने कपड़े बनवाते हैं। इसी बीच मुखिया के कानों में एक धीमी आवाज गूंजी। कैसे हैं मुखिया जी? मुखिया पलटा तो देखा सामने एक अजनबी खड़ा था। उसके साथ एक सुंदर स्त्री भी थी। क्षमा करें, मैं आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम रतन है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, इस गांव में रहना चाहता हूँ, मुझे किराए का कोई छोटा सा घर चाहिए। मुखिया थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, क्षमा करना ब्राह्मण देवता, इस गांव में कोई तुम्हें किराए पर घर नहीं देगा। ये सुनकर रतन स्तब्ध रह गया। परंतु क्यों? तभी पास खड़े बाबू लोहार ने कहा, मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? एक ब्राह्मण को किराए का घर ना देना गांव को पाप लगेगा। मुखिया ने गंभीरता से दोनों की ओर देखा। देखो, इस गांव में एक ही राजा है, सेठ धनलाल। यहाँ के सारे खेत खलिहान सब उसके अधीन है। बेचारे किसान तो उसके खेत में मजदूरी करते हैं और बदले में महीने भर में 15 दिन पेट भर का खाना भी नहीं मिलता। बताओ भला। ओ, ये क्या कह रहे हैं आप? तो क्या वो किसानों को मेहनताना नहीं देता? मेहनताना? अरे वो उन्हें अनाज देता है, अनाज, वो भी इतना खराब कि जानवर भी न खाएं। सच्चाई ये है कि वो अत्याचारी नहीं है, बल्कि उच्च श्रेणी का कंजूस है और उसकी वजह से पूरा गांव परेशान है। कुछ किसान तो यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। तुम दोनों यहाँ नहीं टिक पाओगे, इसीलिए मैंने कहा एक काम करो, किसी और गांव में बसने का प्रयास करो। यहाँ कोई वेद नहीं, कोई यज्ञ नहीं, लोगों की एकमात्र इच्छा बस यही है कि किसी भी तरह से उस मक्खी चूस सेठ धनलाल से मुक्ति मिल जाए। अब मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी उसी जंजाल में फंसो। ये सब सुनकर रतन ब्राह्मण की पत्नी कौशल्या मुस्कुराने लगी। उसने बाबू लोहार की ओर देखते हुए कहा, अगर मेरे पति इस गांव को उस कंजूस सेठ से मुक्ति दिला दे तो क्या तब भी हमें रहने को कोई घर नहीं मिलेगा? बाबू लोहार बिना एक पल गंवाए बोला, अगर आप ऐसा वचन दे दें भाभी जी, तो आप मेरे घर पर रहिए, मैं आपसे एक पैसा किराया नहीं लूंगा। और अगर आपके पति ने मेरी बरसों पुरानी उधारी वसूल करवा दी ना, समझ के चलिए फिर तो मैं अपना घर ही आपके नाम कर दूंगा। ये सुनकर रतन जोर जोर से हंसने लगा। नहीं 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 लोहार बाबू, मैं तुम्हें पूरा किराया दूंगा, पर तुम्हें वचन देता हूँ, वो कंजूस सेठ धनलाल खुद अपने हाथों से तुम्हें तुम्हारी उधारी लौटाएगा और गांव के लोगों की भलाई भी करेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। मुखिया ने हंसते हुए कहा, आपकी बातें तो ऐसी लग रही है जैसे रात के अंधेरे में सूरज निकल आया हो। हाँ, काश वाकई में ऐसा हो पाता। होगा होगा, जरूर होगा, बस मुझे सिर्फ 10 दिन का समय चाहिए। बाबू लोहार तुरंत तैयार हो गया। उसने पूरे सम्मान से रतन और कौशल्या को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। बाबू लोहार की पत्नी ने रतन और कौशल्या को देखकर कहा, इन दोनों के चेहरे पर तो अलग ही तेज और चालाकी नजर आ रही है। मुझे विश्वास है ये जो कह रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे। अब मुझे बताओ, वो सेठ कहाँ मिलेगा? पहले मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। वो इस समय फल मंडी में होगा, चलो मैं तुम्हें दूर से दिखाता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों फल मंडी पहुँच गए। वो देखो, वो सामने खड़ा हुआ जो फल निहार रहा है ना, वही है सेठ धनलाल, महाकंजूस महामक्खी चूस। उधर सेठ धनलाल फल घूर रहा था कि तभी दुकानदार झुंझला कर बोला, अरे अब क्या फल देखते ही रहोगे? क्यों सेठ जी, खरीदोगे भी या बस ऐसे ही मुंह बिगाड़ोगे? हैं? क्या करना है? ए, फालतू की बकवास मत कर। मुझे ये बता, इन फलों पर बार बार पानी क्यों डाल रहा है? अरे क्योंकि गर्मी से फल खराब ना हो जाएं, इसीलिए पानी डालता हूँ। ये तो सभी फल वाले करते हैं, इसमें क्या नया है? सब करते हैं। तुम ससुरे फल वाले लोगों को तो बेवकूफ बनाते हो, पर मैं इस गांव का सबसे चतुर सेठ हूँ। तुम पानी इसलिए डालते हो ताकि फलों का वजन बढ़ जाए। देखो, 300 ग्राम का फल जब पानी में भीगता है तो 305 ग्राम का हो जाता है। 5 ग्राम चोरी करके तुम लोग पूरे दिन में 5 किलो का मुनाफा बना लेते हो।
दुकानदार ने माथा पीट लिया। हे भगवान, हे प्रभु, हे अन्नदाता, सृष्टि के विधाता, कहाँ थे आप? क्या गजब का दिमाग पाया है आपने। आप तो चाणक्य को भी मात दे देंगे। एक काम कीजिए, आप ये सेव मेरी तरफ से ले जाइए, बिल्कुल मुफ्त है। आप जाइए जाइए। हाँ वैसे भी मैं पैसे देता कहाँ हूँ। इतना कहकर सेठ फल लेकर वहां से निकल गया। रतन मुस्कुराया और बाबू लोहार से बोला, तुमने सही कहा था, ये तो कंजूसी की चरम सीमा है। हाँ, अभी और देखना है तो चलो, अब ये सेठ हलवाई की दुकान पर जाएगा। कुछ ही देर में सेठ धनलाल हलवाई की दुकान पर जा पहुंचा। हे भगवान, ये पनौती फिर से आ गया। अब न बिक्री होगी न मिठाई बचेगी। अब तो ये चखने के बहाने आधा किलो मिठाई ही खा जाएगा। क्या हुआ हलवाई, क्या सोच क्या रहे हो? कुछ नहीं सेठ जी, आपको देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। हाँ, ये बर्फी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ तो कहिए, आधा पाव तोड़ दूं? नहीं 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 नहीं, तुम तो जानते हो मैं खरीदने से पहले चीज चखकर परखता हूँ। पहले मिठाई खाकर देखूंगा भाई। सेठ ने 2-3 बर्फियों के टुकड़े उठाए और बिना पूछे खा गया। फिर 3-4 मिठाइयाँ और खा गया। मजा नहीं आया। तुमसे कितनी बार कहा है, पानी मिले दूध की मिठाइयाँ मत बनाया करो, मानते ही नहीं हो। इतना कहकर सेठ जाने लगा। सेठ जी, आपको सादर प्रणाम है। आप पिछले 20 सालों से ऐसे ही रोज चखने के बहाने आधी किलो मिठाई खा जाते हैं। आज तो कम से कम पैसा देकर जाइए। फालतू की बकवास न करो। क्या कोई दुकानदार चखने के पैसे लेता है क्या? अब इसमें मैं क्या करूं अगर मेरे चखने के बहाने तुम्हारी आधा किलो मिठाई खत्म हो जाती है तो? और बनाओ मिठाई, बात करते हो। इतना कहकर सेठ धनलाल वहां से चला गया। तभी वहां रतन और बाबू लोहार पहुंच गए। क्यों भैया, तुमने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? उसने तो तुम्हारी पूरी मिठाई खा ली है। अब क्या बताऊं भैया, उसके खेतों में मेरा साला और उसकी पत्नी काम करते हैं। जब भी मैं पैसे मांगता हूँ तो वो उन्हें खेत से निकालने की धमकी दे देता है। क्या कहूँ अब मैं। हाँ, तो एक काम करो ना, अपने साले को अपनी दुकान पर क्यों नहीं रख लेते हो? इतना भी हरिश्चंद्र बनने का शौक नहीं है भैया। मिठाई का नुकसान अलग और अब साला भी पालूं? नहीं भैया, ये नहीं करना। फिर हलवाई ने पूछा, अरे बाबू लोहार, ये भैया कौन है? ये मेरे किराएदार हैं, नाम है रतन ब्राह्मण, और यही हमें उस सेठ मक्खी चूस से मुक्ति दिलाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो भैया मेरे दुकान की मिठाई हमेशा आपके लिए मुफ्त होगी। हाँ। रतन मुस्कुराने लगा। अभी तो कुछ नहीं देखा, अब मैं तुम्हें शाम को उस सेठ के घर का नजारा दिखाऊंगा। इतना कहकर बाबू लोहार रतन को लेकर सेठ धनलाल के घर की ओर चल पड़ा। शाम ढल चुकी थी। रतन ने सेठ के मकान को देखा। अंधेरे में डूबा हुआ मकान, मानो उजाले से दुश्मनी हो। ए बाबू, इसके घर में इतना अंधेरा क्यों है? क्या इसकी पत्नी रोशनी नहीं जलाती क्या? तभी घर के भीतर से सेठ की पत्नी की आवाज आई। पूरे घर में कुछ नहीं दिख रहा। कल शाम को हमारा मुन्ना भी अंधेरे में गिर गया। कहाँ है तुम्हारे जुगनू? अरे बकवास मत करो, रात सोने के लिए होती है और तुम्हारा मुन्ना आधी रात तक जागेगा तो बेचारा जुगनू क्या करेगा? हैं? रसोई में राशन खत्म हो गया है। मैं दोपहर से भूखी बैठी हूँ। मुन्ना भी भूखा है। रात के खाने के लिए सब्जी और आटा क्यों नहीं लाए? आटा? अरे तुम्हें पता भी है आटा कितना महंगा हो गया है, और सब्जी, बाप रे बाप, उसके भाव तो आसमान छू रहे हैं। और सुबह ही तो तूने नाश्ता किया था ना? हैं? पत्नी चिल्लाती रही, मगर सेठ धनलाल के चेहरे पर शिकन तक न पड़ी। बाप रे बाप, ये तो सिर्फ कंजूस ही नहीं, ये तो मक्खी चूस भी है। इसकी पत्नी और बच्चे भी परेशान होंगे। इसका तो अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन रतन गहरी सोच में डूबा हुआ बैठा था। उसने बाबू लोहार से कहा, चलो, अब हमें मुखिया के घर चलना है। मुझे अपनी योजना बतानी है। चलो। कुछ ही देर में वो दोनों मुखिया के घर पहुंच गए। तो मुखिया जी,
अब जो मैं कहने वाला हूँ उस पर बस हाँ में हाँ मिलाइएगा। ठीक है रतन जी, कहिए। तो फिर चलिए सीधे उस कंजूस सेठ के घर चलते हैं। कुछ देर बाद रतन, बाबू लोहार और मुखिया सेठ धनलाल के घर पर खड़े थे। रतन को देखकर सेठ धनलाल चौंक गया। ये कौन नया नमूना है? जरा तमीज से बात कीजिए सेठ जी, ये रतन है, ब्राह्मण है ये। हाँ, बस आगे का परिचय मैं स्वयं दूंगा। रतन ने सीधे सेठ धनलाल की ओर देखकर कहा, नमस्ते, मैं रतन हूँ, ब्राह्मण। कुछ समय पहले राजा विक्रम के महल में मैं एक विशेष अतिथि हुआ करता था। जब राज्य पर विपत्ति आई थी तो मैंने ही अनुष्ठान करके उसका निवारण किया था। सेठ आंखें मटका कर बोला, अब हाँ, तो उससे मुझे क्या? वो राजा विक्रम होगा, उसके राज्य में मुसीबतें आती होंगी। मुझे देखो, मेरा चेहरा देखकर तो मुसीबत उल्टा भाग जाती है। सच कह रहे हैं सेठ जी, आप तो खुद ही एक मुसीबत हो। बकवास बंद कर बाबू लोहार। सेठ जी चिल्लाइए मत, मैं तो आपके फायदे की बात करने आया हूँ। सेठ की आंखों में लालच की चमक आ गई। फायदे की बात? अरे वाह, फिर तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मगर सुनो, मैं एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करूंगा। हाँ। देखिए, राजा विक्रम ने एक प्रतियोगिता रखी है। सारे राज्य में जिस गांव का कोई सेठ दिल खोलकर गरीबों की मदद करेगा, बिना ब्याज और बिना वसूली के ऋण देगा और खुद किसी से कोई कर्ज नहीं लेगा, उसे राजा अपने खजाने का मालिक बनाएगा। सेठ धनलाल की आंखें फैल गईं। क्या भैया, सच में ऐसा होगा? सच कह रहे हो? मैं एक ब्राह्मण हूँ। आप चाहे तो इस बात की पुष्टि राज्य में जाकर कर सकते हैं, या फिर मुखिया से पूछ लीजिए। हाँ, जब मुझे ये पता चला तो मैंने यही सोचा, इस विशेष सम्मान के हकदार तो हमारे सेठ धनलाल ही हैं। बाबू लोहार ने सेठ के कान के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, सोचिए सेठ जी, आपके सारे नुकसान की भरपाई एक बार में हो जाएगी। राजमहल में स्वर्ण मुद्राओं का ढेर पड़ा है, उसके आगे आपकी सारी दौलत कुछ ना है। हाँ। सेठ धनलाल बहुत गहरी सोच में डूब गया। फिर रतन की ओर देखकर बोला, पर इस बात का क्या भरोसा कि इस प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगा? सेठ जी, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मैंने कहा ना, मैं राजा विक्रम का बेहद करीबी हूँ। वो ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं, और जब ब्राह्मण क्रोधित होता है तो। सेठ धनलाल के होठों पर पहली बार मुस्कुराहट आ गई। हाँ। तो फिर ठीक है, आज से मैं लोगों की भलाई का काम करूंगा। बाबू लोहार तपाक से बोला, तो फिर इस पुण्य का काम अभी से आरंभ कर दीजिए। लाइए, पहले मेरी उधारी चुका दीजिए और थोड़े पैसे और दे दीजिए ताकि लोहा खरीद सकूं। लाइए सेठ जी। सेठ धनलाल ने अपने कलेजे पर पत्थर रखा और बाबू लोहार को उसकी उधारी लौटा दी। साथ ही कुछ सिक्के और थमा दिए। कुछ ही देर में रतन, मुखिया और बाबू लोहार बाहर निकल आए। अरे भैया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। गजब गजब गजब। आगे आगे देखो होता है क्या। अगले ही दिन गांव में एक अजूबा देखने को मिला। कंजूस सेठ धनलाल अब दान करने लगा था। गांव में 2-3 किसान बातें कर रहे थे। अरे मोहन, आज सेठ ने हमें पूरा मेहनताना दे दिया। हाँ, हमारे ही खेत के मालिक सेठ ने पहली बार हमें काम के बदले पूरा खाना दिया है। मुझे तो लगता है या तो सेठ को कोई बुखार हो गया है या उसे स्वप्न में स्वर्ग दिख रहा है। उधर सेठ धनलाल मन ही मन बड़बड़ा रहा था। रे, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये सब दान कर रहा हूँ, पर चिंता की कोनो बात नहीं। जब राजा विक्रम का खजाना मेरे पास आएगा तो सब वसूल कर लूंगा, ब्याज समेत। धीरे धीरे पूरा गांव सेठ की तारीफ करने लगा। उसकी हवेली का नाम अब कपूर वाला हो चला था। एक दिन सेठ धनलाल रतन के पास आ पहुंचा। अरे बस, बहुत हो गया। मैं दान करते करते तंग आ गया। अब तुम मुझे विशेष सेठ का दर्जा दिलवा दो। रतन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक, हम कल चारों
मैं बाबू लोहार मुखिया और आप राजमहल चलेंगे। अगले दिन चारों राजमहल पहुंच गए। राजा विक्रम रतन को देखकर वो चौंक गए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम तो वही चतुर ब्राह्मण हो जिसने एक बार हमारे राज्य की विपत्ति दूर की थी। हाँ बताओ भाई, आज कैसे आना हुआ और ये तुम्हारे साथ में 3 सज्जन लोग कौन है? रतन ने धीरे से आकर राजा के कान में कुछ कहा। राजा मुस्कुराने लगा और सेठ की ओर देखकर बोला, ओ तो तुम्हें विशेष सेठ का दर्जा चाहिए? हाँ महाराज, क्योंकि मैं प्रतियोगिता में जीत गया हूँ। हाँ, तुम तो उस प्रतियोगिता में जीत गए हो जो कभी रखी ही नहीं गई थी। दरबार में ठहाका गूंज उठा। सेठ धनलाल भौचक्का रह गया। आपका क्या मतलब है? इस रतन ब्राह्मण ने तो कहा था कि प्रतियोगिता रखी गई है। हाँ, पर तुम इस ब्राह्मण को नहीं जानते। ये बहुत चतुर है, बहुत चतुर। तुमसे झूठ कहा ताकि तुम्हारी जेब ढीली हो सके, समझे? सेठ कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी राजमहल में आ पहुंची। मेरे घर में बरसों से अंधेरा था, लेकिन इस ब्राह्मण की वजह से अब दिए जलने लगे हैं। अब रोज अच्छे पकवान बनते हैं, नहीं तो मेरे पति ने तो हमें भूखों मरने में कसर नहीं छोड़ी थी। राजा विक्रम ने सेठ की ओर देखा और कहा, सेठ धनलाल, तुमसे जो करवाया गया वो भले ही धोखे से हुआ, पर उसके पीछे नीयत सही थी। तुमने गांव के लोगों की मदद की, अब वही लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। सेठ धनलाल की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैं समझ गया महाराज, मुझे अपनी कंजूसी पर पछतावा है। अब मैं दिल से गांव वालों का साथ दूंगा। और इस तरह एक चतुर ब्राह्मण ने एक कंजूस मक्खी चूस सेठ को सबक सिखाया और उसकी कंजूसी दूर कर दी। जब बुद्धि से किसी का दिल बदला जाए तो वो परिवर्तन स्थायी होता है। रतन ब्राह्मण ने न केवल सेठ को बदला, बल्कि पूरे गांव में उजाला भर दिया।